भाई अगर हम बात 2022 की करें तो एलन मस्क दुनिया में सबसे अमीर आदमी रह चुके हैं और साथ ही विवाद को लेकर भी उनके कुछ आंकड़े रहे हैं। पर यह बात आप पर निर्भर करती है कि आप उन्हें एक क्रांतिकारी आविष्कारक के रूप में देखते हैं या सीधे जेम्स बॉन्ड की फिल्म के खलनायक के रूप में। लेकिन जनता की राय एक तरफ, एलन एक उदाहरण के रूप में खड़े हुए हैं, जबकि पैसा हमेशा आपके लिए खुशी नहीं खरीद सकता, लेकिन ये असल में आपको अच्छी चीजें खरीद के दे सकता है। इसलिए आज हम ये देखने जा रहे हैं कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी आखिर अपने इस पैसे का करता क्या है। साथ ही उनके निजी जेट, लग्जरी हवेली और चकाचक रॉकेट जहाजों को देखते हुए हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार एलन मस्क अपने $218 बिलियन कहां खर्च करते हैं। शानदार गैरेज। जैसा कि आप जानते हैं, एलन टेस्ला के सीईओ हैं, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी है। हालांकि कारों के खातिर उनका जुनून सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक सीमित नहीं है। इसीलिए सरबपति इंसान के पास सालों से कई गैस गुलजर गाड़ियां भी हैं, जिनमें शामिल है $35,000 की 1967 जगुआर ई टाइप भी, जो कि एक आइकॉनिक स्पोर्ट्स कार है, जिसे एंजो फेरारी ने एक बार दुनिया की सबसे खूबसूरत कार के रूप में घोषित किया था। एलन के पास 1920 फोर्ड मॉडल टी गाड़ी भी है, जो एक शानदार गाड़ी है, जिसकी नीलामी कीमत $2,40,000 तक है। एक ऐसी शानदार गाड़ी रखने के लिए आपको बड़ी रकम चाहिए होती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मस्क को ये गाड़ी एक दोस्त ने गिफ्ट की थी, इसलिए सरबपति ने शायद इसे मुफ्त में हासिल किया, जो ये दर्शाता है कि जब आप अमीर होते हैं तो कभी कभी आपको बिल्कुल भी खर्च करने की जरूरत नहीं होती। इसकी टॉप स्पीड 45 मील प्रति घंटा होने के साथ साथ मॉडल टी कोई रेस विनिंग नहीं है, लेकिन मस्क कभी धीमे लेन में नहीं फंसे रहे। वे पहले 1947 के मैक्लेरन F1 के मालिक थे, जिसकी कीमत $1 मिलियन थी। इसकी टॉप स्पीड 240 मील प्रति घंटा होने के साथ साथ मस्क पब्लिकली इसे अब तक की सबसे अच्छी कार मानते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उनकी गाड़ी साल 2000 में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जब वे अपने एक बिजनेसमैन दोस्त को इसकी स्पीड दिखा रहे थे। लेकिन दुर्घटना ने एलन को गाड़ी चलाने से नहीं रोका और अरबपति ने 2006 का हेमन BMW M5 को $1,03,000 और 2012 पॉर्श 911 टर्बो को $1,60,000 में खरीद लिया। भाई इसमें कोई दो राय नहीं कि मस्क की ये कलेक्शन पहले से काफी शानदार रही है, लेकिन उनके गैरेज का गौरव और आनंद निस्संदेह उनकी पसंदीदा कार 1976 लोटस एस्प्रिट से है। $9,97,000 की ये कार असल में किसी समय पर जेम्स बॉन्ड द्वारा चलाई गई थी। ये एस्प्रिट वाकई 007 के सबसे आइकॉनिक कार्स में से एक है और इसे मॉडिफाई करके पूरी तरह से एम्फीबियस सबमरीन कार द स्पाई हु लव्ड मी में चित्रित किया गया है। एलन असल में इस स्प्रिट मॉडल का इस्तेमाल खासकर सबमरीन के दृश्यों को शूट करने के लिए किया करते थे, जिसका मतलब है कि उनकी इस वाली गाड़ी में पहियों के बजाय 4 प्रोपेलर लगे हुए हैं, जो कि पानी के नीचे घूमने के इस्तेमाल किए जाते हैं। दुर्भाग्य से यह कार असल में जमीन पर नहीं चल सकती है, लेकिन इस गाड़ी को साल 2013 में खरीदने के बाद मस्क ने कहा कि वो टेस्ला तकनीक का उपयोग करके इसे पूरी तरह से एम्फीबियस गाड़ी में बदलने की कोशिश करेंगे। पर अफसोस की बात है कि वो अभी तक कार को बदलने में कामयाब नहीं हुए, इसलिए उनकी 007 एस्पिरेशन फिलहाल सपना बनकर रह गई। सच कहूं तो ये शायद अच्छे के लिए। एलन की ट्वीट हमेशा एक गुप्त एजेंट की तरह होते मेरे भाई। फ्लाइंग प्राइवेट। चलिए एलन के गैराज से उसके विमान हैंगर की तरफ चलते हैं। ये देखने की कोशिश करते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी कैसे उड़ान भरता है। हालांकि एलन रोते हुए बच्चों के साथ कोच में नहीं बैठते हैं और जब उन्हें यात्रा करने की जरूरत होती है तो वे आमतौर पर अपने 3 निजी जेट विमानों में से एक में उड़ते हैं। मस्क का पसंदीदा और सबसे महंगा जेट 2015 का गल्फ स्ट्रीम 650ER है, जो एक टॉप ऑफ द रेंज विमान है, जिसकी भयानक कीमत लगभग $70 मिलियन है। 650ER एक मोबाइल हवेली की तरह है, जिसमें 19 लोगों के कैवियार खाने, शैंपेन पीने और गरीब लोगों को हंसाने की जगह। हम में से किसी के लिए भी एक निजी जेट का मालिक होना पागलपन है, लेकिन मस्क के पास 2 गल्फ स्ट्रीम G550 भी हैं, जो कि थोड़े पुराने जेट हैं, जिनकी कीमत लगभग $42 मिलियन है। ये कस्तूरी वाकई शानदार होगा भाई। 2022 में मस्क को सैन फ्रांसिस्को से सैन जोस तक 9 मिनट 33 मील की उड़ान भरने के लिए ऑनलाइन बुलाया गया। ये यात्रा अगर गाड़ी में की जाए तो लगभग 40 मिनट लग जाएंगे और ये भी बताया जाता है कि उन्होंने अकेले 1,60,000 मील की यात्रा 2018 में की थी, जो पूरे ग्रह के चारों ओर 6 बार उड़ान भरने के बराबर। इसीलिए लोगों ने इस बात को लेकर उन पर उंगली खड़ी की कि सबसे इको फ्रेंडली कार कंपनी के मालिक होने के रूप में मस्क का अपने निजी जेट का इस्तेमाल करना थोड़ा हिपोक्रिटिकल जरूर है, जिसका प्रभाव सीधा सीधा पर्यावरण पर पड़ता है, क्योंकि अनुमान लगाया गया है कि निजी जेट आखिरकार 50 गुना ज्यादा CO2 प्रति व्यक्ति प्रोड्यूस करता है अगर हम इसकी तुलना गैर इलेक्ट्रिक कार से करते हैं। एलन ने इसे सही ठहराते हुए कहा कि वो कोई छुट्टियां नहीं लेते हैं और वो केवल काम के लिए जेट का इस्तेमाल करते हैं। ये सच है या नहीं? अगर उनके काम के लिए उन्हें 33 मील की यात्रा करनी पड़ती है तो बहुत से लोगों को लगता है कि उन्हें शायद कंपनी की कार का इस्तेमाल करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में आके बताएं। नाउ या नो। चलो आप सीधा आसमान से समुद्र में उतरते हैं और ये देखते हैं कि आखिर एलन समुद्र में कैसे यात्रा करते हैं। अभी आप शायद एलन को मेगा यॉट के चारों ओर नाव चलाते हुए देख रहे होंगे, जो कि एक पूल और हेलीकॉप्टर के साथ सबसे टॉप पर है। असल में मस्क के पास कोई नाव नहीं है, उनके पास तो जहाजों का एक बेड़ा है, जिनका इस्तेमाल वे खास उद्देश्य के लिए करते हैं। जी हाँ, रॉकेट जहाजों को पकड़ना जब वे पृथ्वी पर वापस गिरते हैं। आप जानते हैं कि मस्क SpaceX के फाउंडर और CEO हैं, जो कंपनी अंतरिक्ष यात्रा में क्रांति लाने की कोशिश कर रही है। आमतौर पर जब एक रॉकेट वायुमंडल में छोड़ा जाता है तो ये अपने ज्यादातर कंपोनेंट
कंपोनेंट को छोड़ देता है, जिससे इसके बूस्टर, रॉकेट, फ्यूल टैंक और नाक की फेयरिंग वापस धरती पर गिर जाती है। ये कंपोनेंट्स या तो वायुमंडल से जल जाते हैं या पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं जब वे वापस गिरकर समुद्र से टकराते हैं, जिससे हर लॉन्च में लाखों डॉलर की बर्बादी हो जाती है। तो सालों से निजी एरोस्पेस कंपनियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि वे इन रॉकेट भागों को रिकवर करके बहुत सारा पैसा बचाते हैं और बाद में आगे के मिशन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो बहुत सारे ट्रायल और एरर के बाद स्पेसएक्स ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली कंपनियों में से एक बन गई, जिनके लिए उनके 15 से ज्यादा अति स्पेशलाइज्ड नावों का मैं शुक्रिया करता हूं जो उनके सेल्फ स्टीयरिंग रॉकेट को पकड़े हुए हैं। यहाँ हर जहाज का एक अलग काम होता है, जिसमें बड़े पैड रॉकेट बूस्टर के लिए होते हैं या ढीले कंपोनेंट्स को पकड़ने के लिए विशाल जाल होते हैं। मस्क और स्पेसएक्स ने लगभग $1 बिलियन का खर्चा इन रीयूजेबल रॉकेट्स को बनाने के लिए किया और नावों के बेड़े को विकसित करने में सैकड़ों मिलियन डॉलर खर्च होने की संभावना है। हालांकि अब उन्होंने स्पेसएक्स को कई रिकवरी मिशन कंडक्ट करने की अनुमति दे दी है, जिसका मतलब है कि मस्क शायद दुनिया के पहले ऐसे अरबपति हैं जिन्होंने नावें खरीदकर पैसा बचाया है। अनरियल रियल स्टेट। अरबपति होने के बावजूद मस्क ने कहा है कि उन्हें ऐशो आराम की जिंदगी जीने में किसी तरह की दिलचस्पी नहीं है। फिर भी ये धनी श्री मस्क प्रसिद्ध रूप से इस कीमती टेस्ला रिंग के मालिक हैं। हालांकि ये रिंग उनकी अपनी नहीं है, बल्कि ये उन्हें सेलिब्रिटी जौहरी बेन बॉलर ने दी थी। एलन ने बताया कि वे महंगे गहनों पर अपना पैसा खर्च करने में बिल्कुल राजी नहीं है और ये भी कहा कि वो सामान्य रूप से ज्यादा पर्सनल खरीदारी में भी दिलचस्पी नहीं रखते। लेकिन यहाँ एक ऐसी चीज है और कहा जाता है कि उस पर उन्होंने अपना भाग्य खर्च किया है। जी हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए उन्होंने लगभग 20 से 30 हजार डॉलर खर्च किए थे। लेकिन इस चीज के अलावा ऐसा लगता है कि मस्क ज्यादातर भाग के लिए लग्जरी जीवन को अस्वीकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यहाँ तक कि 2020 में उन्होंने अपनी सभी फिजिकल संपत्ति, सेहत, लगभग सभी भौतिक संपत्तियों को बेचने की योजना की घोषणा की। उस समय के पहले मस्क पोकेमोन कार्ड जैसी हवेली इकट्ठा कर रहे थे और ये जनाब लॉस एंजलिस में 6 अलग अलग संपत्तियों के अकेले मालिक थे। सो मेरा रोड बेल एयर में एक शानदार कुल डे सैक है जिसमें 5 विशाल हवेलियां हैं। एक वक्त की बात है, मस्क के पास उनमें से 3 थीं और इन संपत्तियों के लिए मस्क को $4.3 मिलियन, $6.4 मिलियन और $24.25 मिलियन खर्च करने पड़े थे। चेलोन रोड के ऊपर सिर्फ एक सड़क है। ये एक और ऐसी सड़क है जहां मस्क की 3 संपत्तियां हुआ करती थी, जिसमें उनका सबसे बड़ा बेल एयर घर भी शामिल था। 1,09,11 चेलोन रोड एक 16,000 वर्ग फुट की हवेली है, जिस हवेली के अंदर 7 बेडरूम, 11 बाथरूम, एक 2 मंजिला लाइब्रेरी, एक स्विमिंग पूल और एक टेनिस कोर्ट भी मौजूद है। $17 मिलियन का ये घर कथित तौर पर एलन का असली घर था जब वो एलए में रह रहे थे, लेकिन इसने उसे एक और हवेली खरीदने से नहीं रोका जिसकी कीमत भी $20 मिलियन थी और $6.75 मिलियन का एक घर भी उसी सड़क पर खरीदा। मुझे लगता है कि एक तरीका है कि आप अपने पड़ोसियों के साथ मिलें। एलए के बाहर ही एलोन के पास एक अपना बहुत बड़ा शानदार घर है और ये 7 बेड, 10 बाथरूम की हवेली है जो कि कैलिफोर्निया के हिल्सबोरो में है। ये $30 मिलियन की हवेली 1912 में बनाई गई थी और इसके विशाल गलियारे, एक बहुत ही विशाल रसोई घर और एक कॉकटेल कमरे की बनी हुई है और ऐसा कहा जाता है कि ये घर 47 एकड़ भूमि कवर करता है भाई। 2011 में एलोन ने अपने वादे को पूरा किया और अपनी इन सभी संपत्तियों को बेचकर एक बॉक्सबुल के टिनी हाउस में चले गए। बॉक्सबुल कैसिटा एक 375 वर्ग फुट की प्री फैब्रिकेटेड इमारत है जिसे खरीदने में सिर्फ $50,000 का खर्चा आता है और बॉक्स बॉल की टीम इसे फ्लैट बेड ट्रक के पीछे लोड करके सीधे आपके पास पहुंचा देगी। मस्क कथित तौर पर कुछ समय के लिए बॉक्स बॉल में रहे। हालांकि बोका चिका टेक्सास में रहने वाले लोकल लोग जो स्पेसएक्स दक्षिण टेक्सास लॉन्च साइट के करीब रहते हैं, उन्होंने ये कहा है कि मस्क शहर में $2 लाख के 3 बेडरूम वाले घर के मालिक भी हैं। मस्क ने कथित तौर पर मामूली घर को 8 फुट की दीवार, 1 टन सुरक्षा कैमरे और एक रॉकेट जहाज के आकार में बच्चों के प्ले हाउस के साथ फिट किया। इसलिए थोड़ा सा स्पष्ट है कि संपत्ति एक रॉकेट जुनूनी अरबपति की है, ना कि किसी 4 नंबर वाले इंसान की। टेस्ला टाइम। कुल मिलाकर एलोन अपना ज्यादातर पैसा अपने बिजनेस पर ही खर्च करते हैं, जिसमें यकीनन उनका सबसे सफल वेंचर टेस्ला शामिल है। आज के समय में टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर मानी जाती है, जो प्रभावशाली टॉप गति, ऑटो पायलट और बुलेट प्रूफ विंडो वाली कारों की एक रेंज का दावा करती है। उस अंतिम पॉइंट की खरोचें। भले ही मस्क टेस्ला के सीईओ होने के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने असल में ये कंपनी शुरू नहीं की थी। टेस्ला की स्थापना 2003 में मार्टिन एबरहार्ड और मार्क तारपेनिंग द्वारा की गई थी। ये वो 2 इंजीनियर थे जिनमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों को जुनून था। तो इस बिजनेस ने एक युवा एलोन का ध्यान खींचा, जिन्होंने कंपनी में भारी इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया अपनी जेब से $175 मिलियन के साथ, जो कि इन्हें पिछली कंपनी के शेयर बेच के मिले थे। उन्होंने पेपाल की सफलता को और आगे ले जाने में मदद की। उन्होंने टेस्ला में $30 मिलियन से
से ज्यादा का इन्वेस्ट किया और बाद में 2004 में ऑन बोर्ड भी हो गए। तो कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर के रूप में मस्क ने बिजनेस पर ज्यादा नियंत्रण हासिल करना शुरू कर दिया और 2008 में वे टेस्ला के सीईओ बन गए और फाइनेंशियल योगदान के कारण को फाउंडर का पद भी प्राप्त कर लिया। तो उस समय से मस्क टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार्स के विकास में भारी रूप से शामिल हो गए और आज के समय में उसी कंपनी के पास $644 बिलियन का मार्केट कैप मौजूद है। भाई, मस्क के टेस्ला शेयर्स में हाई मूल्य का मतलब होता है वो टेस्ला से बहुत पैसा कमा रहा है, लेकिन वो अपना बहुत सारा पैसा बिजनेस में भी लगाते हैं और ये भी निर्देश दिया जाता है कि कंपनी के डायरेक्ट फंड कैसे खर्च होते हैं। बात है साल 2014 की। मस्क ने टेस्ला गीगा फैक्ट्रीज का निर्माण शुरू किया। विशाल इमारतों का उपयोग टेस्ला की लिथियम आयन बैटरी और अन्य इलेक्ट्रिक कार घटकों के निर्माण के लिए किया गया था। अब तक टेस्ला ने 5 गीगा फैक्ट्री का निर्माण किया है, जिसमें गीगा टेक्सास भी शामिल है, जो कि 3800 फुट लंबा स्ट्रक्चर है, जो कि मात्रा के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इमारत है। ये एकमात्र कारखाना है जो कि 15 शहर के ब्लॉक्स जितना बड़ा है और इसे बनाने में टेस्ला को लगभग $1.06 बिलियन का खर्च आया। 4 दूसरे मौजूदा गीगा फैक्ट्री दुनिया में फैले होने के साथ वर्तमान में एक और गीगा फैक्ट्री का विकास होने के साथ साथ ही प्रोजेक्ट टेस्ला के मस्क नियंत्रित बैंक खाते से एक विशाल गीगाबाइट ले रहा है। लेकिन वे कहते हैं ना कि पैसा बनाने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। रॉकेट एंड रोल। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि धरती पर सबसे अमीर इंसान बनना बहुत प्रभावशाली उपलब्धि है, लेकिन मेरे भाई एलन के लिए ग्रह पर सबसे अमीर इंसान होना शायद काफी नहीं था। इसलिए एलन ने स्पेसएक्स की स्थापना साल 2002 में की थी। तो उनके दिमाग में 2 स्पष्ट लक्ष्य थे। पहला रियूजेबल रॉकेट बनाना और दूसरा मंगल ग्रह पर बस्ती बनाना। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं कि इंसानों को 140 मिलियन मील दूर मंगल पर ले जाना सस्ता नहीं है। इसलिए एलन ने पिछले कुछ सालों में स्पेसएक्स में अपना बहुत सारा पैसा डाला। उस प्रक्रिया में खुद को लगभग दिवालिया कर लिया। मस्क हमेशा अरबपति नहीं थे और अगर बात 2008 की करें तो उनकी पहली पत्नी से तलाक के बाद उनके नाम पर सिर्फ $30 मिलियन छोड़ दिए गए थे। ये बहुत ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन एलन के पास चलाने के लिए 2 बिजनेस थे और उसे स्पेसएक्स और टेस्ला को बचाए रखने के लिए अपने पैसों का इस्तेमाल करना पड़ा। पर इस फैसले ने रंग लाया और 2012 तक टेस्ला के शेयर इतने मूल्यवान हो गए कि मस्क दुनिया में पहली बार अरबपति बन गए और स्पेसएक्स में निवेश जारी रखते हुए उन्होंने इसे धीरे धीरे करके बढ़ाया और आज के दिन भी वो $120 बिलियन की कंपनी बन गई। और 2022 में स्पेसएक्स ने अंतरिक्ष में कार लॉन्च की और रीयूजेबल रॉकेट को बनाने के लिए $1 अरब का खर्चा किया। हालांकि एलन का मंगल ग्रह पर बस्ती बनाने का सपना अभी भी बहुत दूर दिख रहा है, क्योंकि इसको लेकर नासा के एक्सपर्ट्स ने बताया है कि मंगल ग्रह पर एक इंसान के जाने का मिशन लगभग $100 बिलियन खर्च होगा। और अगर मस्क लाल ग्रह पर एक समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो स्पेसएक्स को कई यात्राएं करनी होंगी। इसका मतलब यह है कि मिशन वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर आदमी के लिए भी बहुत महंगा है, लेकिन हो सकता है कि अगर एलन पैसा बनाने के लिए कोई अनोखी योजनाओं के साथ आते हैं, जैसे कि $10 मिलियन में उसने फ्लेमेथ्रो की सीमित रेंज की बिक्री की या $1 मिलियन उसने जले हुए बाल सुगंधित इत्र बेचने से बनाए, तो ऐसी स्कीम के साथ वे निश्चित ही मंगल ग्रह पर पहुंच सकते हैं। कॉस्मोस वाइड वेब। रॉकेट एकमात्र चीज नहीं है जिसे एलन अंतरिक्ष में उड़ाना चाहते हैं। भाई, उसके अलावा बिजनेस का विचार है कि वे आसमान में अपने नए सितारे शामिल करें। क्या बात है, ये एक नया तारामंडल की तरह लग सकता है, लेकिन ये असल में एक स्टारलिंक है। स्पेसएक्स सैटेलाइट इंटरनेट तैयार करना चाहती है। स्टारलिंक सैटेलाइट में करीबन 2000 छोटे सैटेलाइट हैं जो धरती की निचली ऑर्बिट में घूमते हैं और जमीन पर रखे डिश के साथ वायरलेस रूप से जुड़े हुए हैं। ये सारा सिस्टम आम सैटेलाइट इंटरनेट की तरह काम करता है। अगर आप एक सैटेलाइट कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो जब आप किसी वीडियो पर क्लिक करते हैं तो आपके कंप्यूटर वेब पेज की रिक्वेस्ट पहले सैटेलाइट के पास जाएगी। फिर सैटेलाइट इस रिक्वेस्ट को आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के ऑफिस में भेजेगा। सर्विस प्रोवाइडर फिर इस वीडियो को इंटरनेट सर्वर से उठाएगा और रिस्पॉन्स के रूप में इसे वापस सैटेलाइट को भेज देगा, जिसके बाद सैटेलाइट इस वीडियो को धरती पर लगे हुए डिश पर वापस भेज देगा, जिससे आप इस वीडियो को अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकेंगे। ये सिर्फ कुछ ही सेकंड में होता है, लेकिन इनकंसिस्टेंट हो सकता है। इसलिए ऑर्डिनरी सैटेलाइट इंटरनेट की आज भी आलोचना की जाती है, क्योंकि इसकी स्पीड केबल इंटरनेट से स्लो है। पर इसके विपरीत स्टारलिंक की सैटेलाइट धरती के बहुत ही करीबी ऑर्बिट में घूमती है, जिसकी वजह से कनेक्शन की स्पीड केबल ब्रॉडबैंड से बहुत ज्यादा हो जाती है। ये प्रोजेक्ट अभी अपनी शुरुआती अवस्था में, लेकिन 2021 में मस्क ने कहा कि वो स्टारलिंक में $30 बिलियन तक का निवेश कर रहे हैं, जिससे वे इस नए सिस्टम में 42,000 सैटेलाइट जोड़ रहे हैं। और कहा जाता है कि इतने सैटेलाइट पूरे ग्रह को आसानी से इंटरनेट का एक्सेस प्रदान कर सकते हैं। ये स्कीम दुनिया के सबसे रिमोट इलाकों को वेब से जोड़ सकती है और धरती पर हर किसी को मेरी ये वीडियो देखने की अनुमति दे सकती है। भाई, ये सभी के लिए वाकई में एक जीत होगी। ट्वीट्स का राजा। तो एलन का पूरे प्लेनेट को इंटरनेट से जोड़ने के पीछे क्या उद्देश्य है? खैर, शायद ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वो चाहता है कि धरती पर हर इंसान उसके नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के लिए साइन अप कर सके। एलन भले ही आज तक 3 बार शादी कर चुके, लेकिन उनका अपना सच्चा प्यार हमेशा ट्विटर रहा है और ये अरबपति खुद इस मंच का उत्साही यूजर रहा है जब से उन्होंने अपने खाते की शुरुआत 2009 में की थी। पर अक्टूबर 2022 में मस्क ने अपने इस लव अफेयर को एक और मोड़ दे दिया जब उसने इस कंपनी को ही $44 बिलियन में खरीद लिया और उनके CEO, CFO और दूसरे बड़े अधिकारियों को निकाल दिया।
एलोन के मुताबिक उनके प्रबंधन में काफी कुछ बदलेगा और ये सब उन्होंने मंच पर सेंसरशिप के जवाब में दिया, क्योंकि उनका लक्ष्य है कि वो ट्विटर को एक ऐसा स्थान बनाए जहां कोई भी अपनी राय शेयर कर सके, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वे कानून के दायरे में आते हैं। मस्क ने नकली खातों को मंच से साफ करना भी खत्म करने की इच्छा जाहिर की है, जो उनका मानना है कि ट्विटर के पिछले मालिकों की तुलना में उन्हें लगता है कि वे अकाउंट ज्यादा फैले हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि एलोन ने अपनी खरीदारी की खबर को ट्विटर पर कुछ ट्वीट्स करके शेयर किया। जब उसने अप्रैल 2022 में बोली लगाई थी, वहां दिलचस्प बात यह थी कि एक समय पर उन्होंने डील को पूरी तरह से रद्द करने की बात की थी, क्योंकि उसने साइट पर बहुत सारे बोट अकाउंट देखे हुए थे, पर ट्विटर ने उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट हेडलॉक में रखा हुआ था और सौदे को अक्टूबर में जबरन अंतिम रूप दे दिया गया। एक बार सौदा पूरा हो जाने के बाद एलोन ने दुनिया को यह बताते हुए ट्वीट किया कि फाइनली ये पक्षी मुक्त हो गया और वाकई पक्षी को पिंजरे से बाहर कर दिया गया। पर हालांकि ये कहना काफी मुश्किल है कि कम प्रतिबंध और ज्यादा खुला ट्विटर एक शांतिपूर्ण कबूतर होगा जो हम सभी को अब एक साथ सांचे में लेकर आएगा, या ये गिद्ध होगा जो हमें अलग करेगा। मुझे नहीं पता अपने हाल ही में एक वायरल ट्वीट के कमेंट्स की जांच की है या नहीं, लेकिन ये असल में एक अच्छा स्वागत करने वाली जगह बिल्कुल भी नहीं है। एलोन के दिमागी खेल। उसके सेल्फ ड्राइविंग कारों और मंगल ग्रह पर घरों की योजना के साथ एलोन के प्रोजेक्ट्स साई-फाई फिल्म की पटकथा की तरह लगती है। 2016 में ट्रेंड को बरकरार रखकर एलोन ने न्यूरालिंक की शुरुआत की। ये एक ऐसी कंपनी जो कि मस्तिष्क विकसित कर रही है, जो सचमुच लोगों को साइबोर्ग में बदल देती है। जब आपको शारीरिक करते हैं, जैसे कि हवा में अपना हाथ उठाना, तो आपका मस्तिष्क एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है जो आपकी मांसपेशियों तक जाता है और उन्हें मूवमेंट करने के लिए कहता है। तो विकसित किए जा रहे न्यूरालिंक प्रोजेक्ट को भी कुछ इसी तरह डिजाइन किया गया ताकि वे सीधे लोगों की खोपड़ी के अंदर वाली सतह पर फिट किए जा सकें, जहां वे उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल का पता लगा सकते हैं। इसके बाद इम्प्लांट की गई टेक्नोलॉजी जानकारी को डिजिटल रूप में समझने के लिए प्रोसेस करेगी कि आपका मस्तिष्क आखिर क्या आदेश दे रहा है। न्यूरालिंक तब उदाहरण के लिए वायरलेस रूप से एक प्रोस्थेटिक हाथ से जुड़ सकता है और इसे मूवमेंट करने का आदेश दे सकता है। खास तौर पर यह उन क्वाड्रिप्लेजिक या एमटी के लिए होगा जिनका शरीर स्वाभाविक रूप से ये सिग्नल उनकी मांसपेशियों तक नहीं पहुंचा सकता और दिमाग से प्रोस्थेटिक को नियंत्रण नहीं कर सकता। सरल भाषा में कहें तो न्यूरालिंक को हम लोग कंप्यूटर के माउस और कीबोर्ड के बीच में इंटरफेस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों विचार बहुत ही अद्भुत हैं, लेकिन सामान्य रूप से दोनों अभी बहुत ही दूर है ना। तो बस आप इंतजार करते रहिए जब तक कि आप ये ना देख लें कि न्यूरालिंक की रिसर्च अब तक कैसी रही। एलोन ने अब तक इस कंपनी में $100 मिलियन से ज्यादा का निवेश किया और जब न्यूरालिंक ने अपनी तकनीक को एक बंदर के मस्तिष्क के अंदर रखा तो इसके कुछ अविश्वसनीय परिणाम देखने को मिले। उन्होंने एक बंदर को ये सिखाने की शुरुआत की कि कैसे एक वीडियो गेम पोंग को जॉयस्टिक के साथ खेलते हैं। उसके बाद उन्होंने बंदर के ब्रेन में एक न्यूरालिंक डिवाइस इंप्लांट किया और उसे गेम से जोड़ दिया। उन्होंने बंदर को एक स्ट्रॉ के माध्यम से भोजन देकर पुरस्कृत भी किया। जैसे इसके न्यूरॉन्स ने हलचल शुरू कर दी तो न्यूरालिंक डिवाइस ने यह पहचानना शुरू कर दिया कि जॉयस्टिक से किस तरह के सिग्नल्स भेजने से वे अपने हाथ की मूवमेंट करते हैं। एक बार जब न्यूरालिंक ने इस कनेक्शन को बना लिया तो उन्होंने फिर जॉयस्टिक को अनप्लग कर दिया और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अचानक बंदर सचमुच अपने दिमाग से खेल को नियंत्रित कर रहा था। वाह, बहुत बढ़िया। मस्क असल में इस तकनीक का इस्तेमाल इंसानों पर करने की उम्मीद करते हैं, लेकिन किसी के दिमाग में मेटल का एक हिस्सा लगाना बहुत ही खतरनाक प्रक्रिया साबित हो सकती है, इसलिए उसे लोगों पर डिवाइस का परीक्षण करने की मंजूरी अभी तक नहीं मिली। फिर भी इस प्रकार के ऐप और प्राइमेट एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत बढ़िया साबित हो सकती है और एलोन की ये लेटेस्ट साई-फाई वेंचर सिर्फ बंदर बिजनेस नहीं रह जाएगा मेरे भाई। ओबाऊ काम। हालांकि एलोन का मंगल यात्रा और मन नियंत्रित करने की तकनीक का लक्ष्य बहुत ही असाधारण है, लेकिन इसके अलावा इस अरबपति का एक और जीवन मिशन है जो सभी के जीवन से काफी संबंधित है। जी हाँ, ट्रैफिक से बचना। बात है साल 2016 की। एलोन एलए में कहीं ट्रैफिक में फंस गए और हॉर्न बजाने अपने इंजन को रेव करने के बजाय उसने एक नई कंपनी बनाने का फैसला किया और ये बोरिंग कंपनी एलन का सुरंग बनाने का एक और बिजनेस है जो सड़कों के लिए शहरों के नीचे विशाल सुरंग खोदने के लिए बोरिंग टनल मशीनों का इस्तेमाल करने का इरादा रखती है। इस सिस्टम के अंदर सुरंगों की कई परतें शामिल होंगी, जिसका एक हिस्सा टेस्ला के लिए भी, जो यात्रियों को लेने के लिए अपनी सेल्फ ड्राइविंग क्षमताओं का उपयोग कर सकती है। उन्होंने बड़ी संख्या में सुरंग के साथ बिंदीदार विभिन्न स्टेशन पर 150 किलोमीटर प्रति घंटा जितनी तेजी से ये ड्राइव कर सकती हैं और ये टेस्ला टनल लोगों को अपने अपने स्टेशन पर 150 मील प्रति घंटा की रफ्तार से छोड़ सकती हैं। और जैसा कि आप अभी अनुमान लगा सकते हैं कि आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तरीकों की तुलना में बहुत ज्यादा तेज होगा, क्योंकि ये कारें आम ट्रेन की तरह हर स्टेशन पर वक्त जाया करने के लिए नहीं रुकेंगी। ये यात्रियों को सीधे उनके स्टेशन तक ले जाएंगी और मस्क का ये आइडिया, इसके मुताबिक इसे विकसित करना भी काफी सस्ता लग रहा है। वर्तमान में एक प्रोजेक्ट चल रहा है और न्यूयॉर्क जैसे शहर में मेट्रो सुरंग खोदने में प्रति मील $2.5 बिलियन तक का खर्चा आता है। हालांकि इस बोरिंग कंपनी का दावा है कि वे ऐसी सुरंगें खोद सकते हैं जो डायमीटर में छोटी होंगी, जिससे ये बोरिंग मशीन काफी एफिशिएंट साबित होंगी और उनकी सुरंग का मूल्य टैग होगा सिर्फ $10 मिलियन प्रति मील। तो इस सिद्धांत के मुताबिक ये कम कीमतें विशाल अंडरग्राउंड परिवहन नेटवर्क बनाने की अनुमति देंगी, वो भी बैंक को तोड़ बिना। हालांकि जब द बोरिंग कंपनी का पहला लूप टनल लास वेगास में प्रदर्शित किया गया, जो साल
2021 में बना था, तो ये वो नहीं था जिसकी लोग उम्मीद कर रहे थे। लोगों ने नोट किया कि ये सिर्फ और सिर्फ एआर 1.5 मील लंबी सिंगल लेन सुरंग थी, जिसमें कोई भी आपातकालीन एग्जिट भी नहीं था, और कार दुर्घटना या आग लगने पर कारों के गुजरने के लिए कोई जगह नहीं थी। और टेस्ला केवल 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ही ड्राइव कर सकती है, जो कि 150 मील प्रति घंटे की यात्रा से बहुत दूर है, जिसे एलन मस्क ने सालों पहले वादा किया था। बोरिंग कंपनी की सुरंगों को अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन इस बीच एलन बिजनेस बढ़ाने के लिए मर्चेंडाइज जैसी चीजों में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब बोरिंग कंपनी के लिए मर्चेंडाइज की बात आती है तो एलन ने इसको लेकर कुछ और ओरिजिनल काम करने का फैसला किया। तो दिसंबर 2017 में मस्क ने घोषणा की कि अगर इस बोरिंग कंपनी ने 50,000 टोपियां बेची तो वे एक फ्लेम थ्रोअर बेचना शुरू कर देंगे। जी हाँ, वही जिसका मैंने पहले भी आपके साथ जिक्र किया था। तो जनवरी तक ये सारी टोपियां बिक गई और एलन अपने वादे पर पूरी तरह से खरे उतरे। एलन को कानूनी कारणों से इस प्रोडक्ट को फ्लेम थ्रोअर कहने की अनुमति नहीं मिली, लेकिन नॉट अ फ्लेम थ्रोअर इस फ्लेम को शूट कर सकता था, लेकिन 10 फीट तक, जिससे ये एक बहुत ही प्रभावशाली आग का गोला बन सकता है। ये $500 का गैजेट तुरंत बिक गया और अब वे ईबे पर $4,000 तक प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा मूल्य का टैग है, लेकिन मैं आपके पैसे बर्बाद करने के 72 तरीकों के बारे में भी सोच सकता हूँ मेरे भाई। वापस स्कूल की तरफ। एलन बहुत ही अनोखे इंसान है, लेकिन मुझ में और दुनिया के सबसे अमीर आदमी में एक बहुत हद तक समानता है, और वो ये कि हम दोनों ही स्कूल से नफरत करते थे। मस्क की इस एजुकेशन के बारे में बहुत कुछ मजबूत और अलग राय है, इसलिए 2014 में उन्होंने एड एस्ट्रा की स्थापना की। ये एक खास प्राइवेट स्कूल है जो उनके 5 बेटों और स्पेस एक्स कर्मचारियों के बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है, जहां बच्चे जो सीखते हैं उसके बारे में बोलते भी हैं। 2017 में एक इंटरव्यू के दौरान एक टेक्स्ट ने बताया कि उनके पढ़ाए जाने वाले लेक्चर में कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेड टॉक स्टाइल, पब्लिक स्पीकिंग और अप्लाइड साइंस के पार्ट भी शामिल होते हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर चीजों को बनाने के लिए केमिस्ट्री का इस्तेमाल करना पड़ता है। और भाई, सोचने के लिए मुझे कैलकुलस पढ़ना पड़ा। शुरुआत में एड एस्ट्रा माता पिता के लिए बिल्कुल फ्री था, जब मस्क ने $4,75,000 2014 में और 2015 में स्कूल को चालू रखने के लिए दान दिया। हालांकि ये प्रोजेक्ट अब एस्ट्रा नोवा में विकसित हो गया है, यानी अभी एक निजी ऑनलाइन स्कूल है जो हर किसी के लिए हमेशा खुला रहता है, जब तक कि वे $32,500 सालाना शुल्क भुगतान करते हैं और उनके बच्चे एक एंट्रेंस टेस्ट भी पास करते हैं। एड एस्ट्रा और एक्स्ट्रा नोवा के साथ मस्क कुछ वैज्ञानिकों की एक नई पीढ़ी बनाने में सक्षम हो गए और साथ ही अपने बच्चों को एक यूनिक स्कूल एक्सपीरियंस भी दे रहे हैं। वो एकमात्र ऐसा स्कूल बनाने में जो कामयाब रहे हैं। उनके बेटे को उनके नाम के लिए नहीं जाना जाएगा। बच्चे को XAEA12 कहा जा सकता है, लेकिन उस लड़के के बेटे को चढ़ाने की कोशिश करना सौभाग्य की बात है मेरे भाई, जो कि स्कूल का मालिक है। दया और सजा। एक अरबपति का अपना पैसा खर्च करने के लिए एक स्कूल बनाने का तरीका अच्छा हो सकता है, और ये इस बात को दर्शाता है कि मस्क का ख्याल सिर्फ आगे के गोले और विस्फोटों के बारे में नहीं है। 2012 में मस्क ने द गिविंग प्लेज पर भी हस्ताक्षर किया और दुनिया के 236वें सबसे अमीर लोगों में शामिल होकर अपने जीवन काल के दौरान अपनी संपत्ति का कम से कम आधा हिस्सा दान में देने का वादा किया। अपने पूरे करियर के दौरान एलन ने अपने नॉन प्रॉफिट चीजों के लिए बहुत दान किया है। डी मस्क फाउंडेशन ने अब तक $247 मिलियन रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस एक्सप्लोरेशन, बाल रोग और एजुकेशन के लिए डोनेट किए हैं। हालांकि मस्क ने आज तक न केवल पैसे के रूप में दान दिया है, बल्कि 2021 में उन्होंने टेस्ला के $5.7 बिलियन शेयर दान के एक चुनिंदा समूह को दे दिए, जिससे ये जनाब उस साल के अमेरिका में बिल और मेलिंडा गेट्स के ठीक पीछे बैठे हुए दूसरे स्थान के धर्मदाता बन गए थे। और दोस्तों, आपको बता दूं, ये पैसे पहले ही एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और उसके बाद भी मस्क ने कहा कि उसकी दान करने की रकम ये नहीं रहेगी, बल्कि वो इसे आने वाले 20 सालों बढ़ा देंगे जब टेस्ला थोड़ा स्थिर हो जाएगी। लेकिन दान ही उसका एकमात्र काम नहीं है। जिस इन्वेस्टमेंट के बदले में एलन को प्रतिफल नहीं मिलता है। आप जानते होंगे, हर कोई एलन के कंट्रोवर्शियल ट्विटर अकाउंट का प्रशंसक नहीं है, जिसमें अमेरिकी सरकार की कुछ शाखाएं भी शामिल है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन या SEC सरकार की बनाई गई एक एजेंसी है, जिसे शेयर बाजार में हेरफेर को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एजेंसी लोगों को खुद के लिए ज्यादा पैसा बनाने के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग का इस्तेमाल करने से रोकती है। ये अरबपति भाई साहब अपने करियर के दौरान कई बार SEC के साथ परेशानी में पड़ चुके हैं। साल 2018 में मस्क ने ट्वीट किया कि उन्होंने टेस्ला को एक निजी कंपनी बनाने के लिए धन प्राप्त किया। इस कार्रवाई से बेशक उनके शेयर की कीमत आसमान छू गई, लेकिन यह भी पता चला है कि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि मस्क ने असल में फंडिंग प्राप्त की थी या नहीं, जिसका मतलब है कि ट्वीट ने इन्वेस्टर्स को भी गुमराह किया था। साथ ही एलन के अपने टेस्ला शेयर्स की मूल्य में वृद्धि हुई। SEC के अनुसार एक धोखाधड़ी के रूप में है ये, और इसके लिए मस्क को सरकार ने $20 मिलियन का जुर्माना भरने के लिए मजबूर किया। ये जुर्माना मस्क की अर्निंग से भी ज्यादा था। हालांकि ये जुर्माना उस समय उनकी प्रॉपर्टी का सिर्फ 0.1% था, जो कि उन्होंने जीवन भर कमाया था, जो कि इतना है कि अमेरिका में रहने वाला सेफ्डिंग टिकट प्राप्त करने में कम आता है। तो जब एलन से पूछा गया क्या उन्होंने कुछ महीनों बाद ट्वीट पर खेद जाहिर किया, तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल लायक था। आपको बता दूं कि $multi million के लिए कलाई पर एक थप्पड़ से ज्यादा कुछ भी नहीं था। काश मैं भी एक दिन के लिए एलन मस्क स्तर पर अमीर बन पाता यार।
मस्क स्पेयर चेंज, ये सब देखकर हमने एलन को एक बहुत ही प्रभावशाली रिज्यूमे में तैयार किया है। हालांकि उनका बिजनेस वेंचर और इन्वेस्टमेंट की सूची यहीं पर समाप्त नहीं होती। मस्क ने इतनी सारी कंपनीज में निवेश किया है कि हमारे पास उन सभी के बारे में विस्तार से जानने का समय नहीं है। इसलिए इसके बजाय हम एक क्विक गेम खेलने जा रहे हैं, जिसे मैं वेयर इज मस्क का पैसा कहना पसंद करूंगा। सौर पैनल्स, अपने पूरे करियर के दौरान मस्क ने सोलर सिटी में भारी निवेश किया है, जो अमेरिका के होम सोलर पैनल्स में सबसे बड़े इंस्टॉलर्स में से एक है। और ये वही कंपनी भी है जिसको टेस्ला ने $2.6 बिलियन में 2016 में एक्वायर कर लिया है। स्पेन ई कॉमर्स, 2011 में एलोन और 4 अलग अलग बिजनेसमैन ने एक साथ मिलकर $20 मिलियन का निवेश स्ट्राइप में किया था, जो एक नई ऑनलाइन भुगतान कंपनी है जो कि वेबसाइट्स के लिए ऑनलाइन खरीदारी की मेजबानी करती है। 10 साल बाद इनकी इस इन्वेस्टमेंट ने फल दिया और स्ट्राइप अब लगभग $74 बिलियन की कंपनी बन गई है। स्पेन 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 साइंस 5 ब्रेन स्नेकर्स, 2015 में मस्क ने न्यूरोविजल में निवेश किया। ये एक ऐसी कंपनी जिसने दुनिया का पहला पोर्टेबल ब्रेन मॉनिटर बनाया, जिसका नाम आई ब्रेन है। यह आविष्कार दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी टोपी है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन में एनालाइज कर सकती है, जिससे न्यूरोलॉजिकल रोगों वाले रोगियों का डायग्नोज करने में मदद मिलती है। ये तो बस एलन मस्क के निवेश के कुछ एक उदाहरण है, जिसमें हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस मुगल ने दूसरे लोगों की कंपनीज पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं। इसने उन विचारों में पैसा लगाया जिनमें वो विश्वास करता है, जिससे ये साबित होता है कि मस्क का पैसा हर जगह फैला है और इस गेम शो के एकमात्र सच्चे विजेता खुद जनाब एलोन ही है। तो ये है एलोन के खर्च करने की कुछ आदतें, जिनके साथ हम आज की कहानी समाप्त करते हैं। अगर आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते तो अपना सारा पैसा कहां खर्च करते? मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और देखने के लिए शुक्रिया।